प्यारे बच्चों, आपने 10वीं कक्षा तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, और इस चैप्टर के अंतर्गत हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। इस चैप्टर में हम निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूगोल का क्या अर्थ है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटास्थेनीज, एक ग्रीक विद्वान, ने किया। जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो, जिसका अर्थ है पृथ्वी, एवं ग्राफोस, जिसका अर्थ है वर्णन, से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन, अर्थात भूगोल विषय हमें पृथ्वी के बारे में जानकारी प्रदान करता है। पृथ्वी को सदा मानव के निवास के रूप में देखा गया है, और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के विकास के रूप में पृथ्वी का वर्णन के रूप में परिभाषित करते हैं। हमें पृथ्वी पर दो तरह के तत्व दिखाई देते हैं, भौतिक तत्व तथा मानवीय या सांस्कृतिक तत्व। भौतिक तत्व हम किन्हें कहते हैं? भौतिक तत्वों का निर्माण तथा विकास प्रकृति द्वारा होता है। इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यानी कि भौतिक तत्व हम उन्हें कहते हैं जो इस पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, जिनका निर्माण और विकास प्रकृति ने खुद किया है। इसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता। जैसे पर्वत, पठार, मरुस्थल, घाटियाँ, नदियाँ, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वन इत्यादि। सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्वों के निर्माण तथा विकास में मानव का हस्तक्षेप होता है। जैसे घर, गांव, नगर, सड़क, रेल, इन सभी के विकास में, इनके निर्माण में मानव का योगदान होता है। इसलिए इनको सांस्कृतिक या मानवीय तत्व के नाम से जाना जाता है। भूगोल विषय के अंतर्गत इन्हीं दो तत्वों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं हैं। यानी कि ये जो दोनों तथ्य हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, ये स्थैतिक ना होके ये गत्यात्मक रहते हैं। यानी कि इनमें समय के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। वे सदा परिवर्तनशील पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बीच प्रक्रियाओं के फलस्वरूप परिवर्तित होते रहते हैं। भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा मानव एवं प्रकृति के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। कवि ने क्या कहा? आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि, पहाड़, भूभाग एवं मरुस्थलों का सृजन किया, मैंने फूलों की क्यारी तथा बाग बगीचे बनाए। कवि की इन पंक्तियों से हमें क्या पता चल रहा है कि प्रकृति ने जो हमें दिया, प्रकृति ने हमें जो मंच प्रदान किया, मानव ने अपनी क्रिएटिविटी से उसके ऊपर अलग अलग तत्वों का निर्माण किया। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपनी सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया।
इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। यानी कि मानव ने प्रकृति के ऊपर भी अपनी छाप छोड़ी और प्रकृति का भी मानव के ऊपर प्रभाव होता है। इस प्रकार से हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति से प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। भूगोल इसी अंतः प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। अगला टॉपिक है भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में। यानी कि भूगोल को हम एक वैज्ञानिक विषय क्यों कहते हैं। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 प्रश्नों से संबंधित है। पहला है क्या। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। कहाँ। कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं जो कहाँ प्रश्न से संबंध होते हैं। यानी कि किसी वस्तु के बारे में वो क्या है और वो कहाँ पाई जाती है, ये 2 क्वेश्चंस के जो जवाब भूगोल हमें देता है। उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। औपनिवेश काल से ही यह उपागम प्रचलित रहा है। पुराने समय में भूगोल जब शुरुआत हुई थी भूगोल की, तो वो इन 2 क्वेश्चंस के जवाब देता था कि कोई चीज़ क्या है और वो कहाँ पाई जाती है, जिसका इस्तेमाल उपनिवेश काल के समय में अंग्रेजों ने भी किया। जैसे भारत में कपास पाई जाती है, तो क्या कपास कहाँ भारत में पाई जाती है। तो इस प्रकार से भूगोल ने शुरुआती समय में इन 2 प्रश्नों के जवाब दिए। इन 2 प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। वो तीसरा क्वेश्चन है क्यों। यह तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है। एक विषय के रूप में भूगोल क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों के वितरण, स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण भी देता है। यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतः प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच साहचर्य एवं अंतर संबंध का भी विश्लेषण करता है। यानी कि भूगोल प्रकृति और मानव के बीच जो संबंध है उनका अध्ययन करता है। भूगोल एक समाकलन एकीकृत विषय के रूप में। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण तथा इतिहासकालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होती है। यानी कि भूगोल जब अध्ययन करता है किसी विषय का, तो उसको कंप्लीट रूप में, उसके पूर्ण रूप में उसका अध्ययन करता है। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। भूगोल पूरे संसार को एक गांव, एक तंत्र मान के उसका अध्ययन उसकी संपूर्णता में करता है। परिवहन के साधनों, सर्वेदर्शी माध्यमों एवं सूचना तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक मापदंडों के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं।
भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से अंतरापृष्ठ संबंध है। प्राकृतिक तथा सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना, यानी कि किसी भी टॉपिक की, किसी भी विषय की सच्चाई का पता लगाना। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के साहचर्य को बोधगम्य, यानी कि और ज्यादा आसान समझने योग्य बनाता है। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उन्हें समग्रता में समाकलित भी करता है। भूगोल एक ऐसा विषय है जो अलग अलग विषयों को जोड़कर और मानव से उनको संबंध करके उनका अध्ययन, उनका विश्लेषण करता है। भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से समझा जा सकता है। अब आपको कुछ ऐसे उदाहरण दिए जाएंगे, वो बातें तो हैं इतिहास की, लेकिन उन इतिहास की बातों को किस प्रकार भूगोल या भौगोलिक शब्दों ने, भौगोलिक तत्वों ने उनको प्रभावित किया। भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। अब समझें कैसे। स्थानिक दूरी, यह एक भौगोलिक शब्द है। स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। देश का क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। अब जो क्षेत्रीय विस्तार की बात है, ये एक भौगोलिक शब्द है। जिस देश के पास जितनी ज़्यादा जमीन होगी वो उसका प्रयोग अपनी सुरक्षा के लिए करता है। कैसे? परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। अब देखो, ये है तो एक ऐतिहासिक घटना, लेकिन इस ऐतिहासिक घटना को एक भौगोलिक तत्व ने प्रभावित किया। जिस देश के पास ज़्यादा ज़मीन थी उसने दुश्मन के लिए कुछ अपने इलाके को खाली छोड़ दिया। वहाँ तक उस दुश्मन को पहुँचने में समय लगता और इस समय का उपयोग वो जो राजा होता जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी, उस समय का उपयोग वो अपनी तैयारियों में करता और दुश्मन को थकाने में करता, जिसका फ़ायदा उसको युद्ध के दौरान प्राप्त होता। नए विश्व के देशों जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा। यानी कि इस प्रकार के देश जिनके चारों तरफ समुद्री भाग है, वो समुद्री भाग उन देशों को दुश्मनों से बचाने में सहयोग उसने किया। तो यहाँ पर भी समुद्र जो शब्द आया, ये एक भौगोलिक शब्द है। भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता रहा है, परंतु उसमें विद्यमान दर्रा होता है जो पहाड़ों के बीच से निकलने का रास्ता होता है, मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं को मार्ग सुविधा देते रहे। सामुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे हैं। नौ संचालन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने में सहायता की। उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, भारत जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है संसार में, इसकी बजाय मान लो भारत दक्षिणी ध्रुव के ऊपर होता तो भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी, भारत की वनस्पति वो आज के समय से अलग होती। तो अगर भारत दक्षिणी ध्रुव के ऊपर होता तो शायद भारत में अंग्रेज ना आते,
क्योंकि अंग्रेजों के आने का कारण क्या था? यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जलवायु और उसमें उत्पन्न होने वाली कपास या अन्य फसलें। तो इस प्रकार ऐतिहासिक घटनाओं को भूगोलिक तथ्य प्रभावित करते हैं और भूगोल इसी प्रकार से अलग अलग विषयों के साथ जुड़ा हुआ है और उनमें वो अपना भौगोलिक तथ्यों को निकाल के उनका विश्लेषण उन ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ में करता है। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित भी होता रहता है और समय के परिप्रेक्ष्य में इसकी व्याख्या भी की जा सकती है। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। इसी कारण समय भी भौगोलिक अध्ययन का एक प्रमुख आयाम है। अब हम पढ़ेंगे किस प्रकार से भौतिक भूगोल अलग अलग प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध रखती है। भूगोल की शाखाएं प्राकृतिक विज्ञान से अंतरापृष्ठ संबंध रखती हैं। परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित है। इसी प्रकार भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट का संबंध है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। जैव भूगोल वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा है, क्योंकि विभिन्न स्थानों में मानव निवास करता है। एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला, विशेषतः मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए। भूगोल खगोलीय स्थितियों के अध्ययन से भी जुड़ा हुआ है, जो अक्षांश एवं देशांतर का विवरण प्रस्तुत करता है। पृथ्वी का आकार भू-आभ है, यानी कि ना बिल्कुल गोल ना चौकोर, एक बीच सी तरह की आकृति है, उसको हम भू-आभ बोलते हैं। लगभग गोलाई का आकार लिए हुए है। परंतु भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र है, जो कि 2D यानी कि द्विआयामी है। भू-आभ को 2D में परिवर्तित करने का समाधान लेखाचित्रीय या गणितीय रीति से निर्मित प्रक्षेपण द्वारा प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि मानचित्र के निर्माण में या इस प्रकार की अन्य क्रियाओं के लिए गणित और खगोलीय विज्ञान का प्रयोग भी भूगोल करती है। रेखात्मक तथा परिमाणात्मक तकनीक में गणित, सांख्यिकी एवं अर्थमिति में प्रवीणता की आवश्यकता होती है। मानचित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसके लिए कला में भी निपुणता आवश्यक है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्राकृतिक विज्ञानों का भूगोल की अलग अलग शाखाओं से संबंध है। अब हम पढ़ेंगे भूगोल एवं सामाजिक विज्ञानों का किस प्रकार से आपसी संबंध है। भूगोल और इतिहास में अंतर संबंध का विवरण हम पहले ही पीछे पढ़ चुके हैं। प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है जो उस विषय के लिए मूल आधार होता है। दर्शन किसी विषय को जड़ प्रदान कर उसे क्रमशः विकास प्रक्रिया में स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है। दर्शन एक प्रकार की विचारधारा, सिद्धांतों से युक्त विचारधाराएं होती हैं जो किसी भी विषय को आधार प्रदान करती हैं। इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल की मात्र शाखा के रूप में सर्वोत्तर पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया है। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय जैसे समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनसांख्यिकी सामाजिक यथार्थता का अध्ययन करते हैं।
भूगोल की सभी शाखाएं, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल आदि विषयों से घनिष्ठता से जुड़े हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में स्थानिक विशेषताएं मिलती हैं। राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता का विश्लेषण है, जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उनकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। यहाँ से आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि जब आप राजनीतिक शास्त्र विषय को पढ़ते हैं तो उसका अध्ययन क्षेत्र कुछ अलग तरह से परिभाषित किया गया है, और भूगोल उस राजनीतिक शास्त्र से किस प्रकार की जानकारियाँ इकट्ठी करके और उसका अलग तरह से विश्लेषण करता है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के मूल विशेषताओं जैसे उत्पादन, विवरण, विनिमय एवं उपभोग का विवेचन करता है। इन विशेषताओं में प्रत्येक का स्थानिक पक्ष भी होता है। आर्थिक भूगोल उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग के इसी स्थानिक पक्ष का अध्ययन करता है। इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल जनसांख्यिकी से निकटता से जुड़ा हुआ है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। यह अध्ययन की अपनी पद्धति का अनुसरण करता है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। भूगोलवेत्ता सहयोगी विषयों से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र के संबंध में उसका संश्लेषण करते हैं। यानी कि एक भूगोलवेत्ता का क्या कार्य होता है, वो इन अलग अलग प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से अपनी ज़रूरत की जो भौगोलिक जानकारियाँ होती हैं उनको प्राप्त करके और उनका भौगोलिक रूप से विश्लेषण करता है। अगला विषय है भूगोल के अध्ययन के प्रमुख उपागम। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। उपागम का अर्थ है किसी विषय के अध्ययन करने की विधि। इस दृष्टि से भूगोल के दो प्रमुख उपागम हैं, विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम। विषय वस्तु या क्रमबद्ध भूगोल का वही उपागम है जो सामान्य भूगोल का होता है। यानी कि सामान्य रूप से भूगोल के अलग अलग विषयों का अध्ययन करने की जो विधियां हैं वो लगभग विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम के विधि के अनुसार ही होती हैं। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने 1769 से 1859 के बीच दिया था। इस उपागम में एक तथ्य को पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। इसको समझें उदाहरण के द्वारा। यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर विषुवत के सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोनदारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचन तथा सीमांकन करना होगा। यानी कि विषय वस्तु उपागम के अंतर्गत हम किसी एक विषय को ले लेते हैं और उसका पूरे विश्व के स्तर के ऊपर उसका अध्ययन करते हैं और उसको क्रम अनुसार अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम का विकास हम्बोल्ट के समकालीन यानी कि लगभग उसी समय में एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर द्वारा किया गया। प्रादेशिक उपागम में विश्व के किसी विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से किया जाता है। यानी कि प्रादेशिक उपागम में कोई एक विशेष कोई क्षेत्र, एक प्रदेश ले लिया जाता है और उसका संपूर्ण रूप में अध्ययन किया जाता है।
इस प्रकार के अध्ययन में पहले भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है तथा उसके बाद मानवीय अनुक्रियाओं का अध्ययन होता है। इससे कार्य कारण संबंधों का भी पता चलता है, यानी कि किस प्रकार प्रकृति मानव को और मानव प्रकृति को प्रभावित उस क्षेत्र में, उस प्रदेश में करता है। इस तरह से प्रादेशिक उपागम का प्रयोग करके भूगोल का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन में प्रदेश और उसके पड़ोसी प्रदेशों की तुलना भी की जा सकती है। एक शब्द आता है ड्यूअलिज्म, यानी कि द्वैतवाद। क्या होता है? द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है। इसका प्रारंभ से ही विषय में परिवर्तन हो चुका था। पहले विद्वान केवल भौतिक भूगोल पर ही बल देते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समाकलित भाग है, वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का भी विकास हुआ। यानी कि द्वैतवाद ये कहता है कि भूगोल का जो अध्ययन है केवल प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन ही नहीं, उसके साथ सांस्कृतिक और मानवीय तत्वों का भी अध्ययन किया जाए, ये द्वैतवाद कहता है। अब हम पढ़ेंगे भूगोल की शाखाएं। सबसे पहले विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं। भौतिक भूगोल, इसके अंतर्गत भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा भूगोल ये आते हैं। दूसरा है सिद्धांत या दर्शन शास्त्र। इसके अंतर्गत भौगोलिक चिंतन और मानव पारिस्थितिकी, जिसमें भू एवं मानव पारस्परिक क्रियाओं का विचार और सिद्धांतों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। अगला है विधि एवं तकनीक। इसके अंतर्गत मानचित्र कला, मात्रात्मक तकनीक, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, भू सूचना, जिसके अंतर्गत जीआईएस और जीपीएस जैसे आधुनिक विषयों का अध्ययन किया जाता है। इन शाखाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से विधि एवं तकनीक की जो शाखा है, भूगोल में जो प्रैक्टिकल वर्क होता है उसमें इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। फिर है मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल की शाखा आती है, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, जिसके अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या और उनके अधिवासों का अध्ययन किया जाता है। अधिवास का अर्थ होता है बस्तियां। फिर आर्थिक भूगोल, इसके अंतर्गत मानव द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप जैसे कृषि, उद्योग धंधे, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवसंरचनाएं, ये इस तरह की जो विषय होते हैं वो मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। जीव भूगोल और एक शाखा है जो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल इन दोनों से संबंधित है। तो ये एक अलग तरह की भूगोल की शाखा है जिसके अंतर्गत पारिस्थितिकी, पेड़ पौधे वनस्पति भूगोल, पर्यावरण भूगोल और प्राणी भूगोल, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अब हम इन शाखाओं को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो भूआकृतिक विज्ञान होता है उसमें भूआकृतियों, उनके क्रम विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान के अंतर्गत जलमंडल, जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित हैं,
तथा उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब बातों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। मृदा भूगोल यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार और उनका उत्पादकता स्तर, वितरण एवं उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है। मानव भूगोल, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानिक प्रादेशिक गत्यात्मकता एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो क्षेत्र को संगठित करती हैं। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने से पहले ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भौगोलिक तत्वों से भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है। राजनीतिक भूगोल, यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकट पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूविन्यास संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहारों को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा भी विकसित करता है। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण, प्रारूप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल, यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना तत्व जिनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, एवं सेवाओं का अध्ययन करता है। यानी कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ज़्यादातर मानव की जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अगला है जीव भूगोल। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का विकास हुआ। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती हैं। जीव जंतु भूगोल, जिसके अंतर्गत पशुओं और उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप और उनकी भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। वनस्पति भूगोल, इसके अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति का उनके निवास क्षेत्र में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान, इसमें अलग अलग प्रजातियों के निवास, उनकी स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल, संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमिह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया गया, जिसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास किया गया। निम्न दो पक्ष सभी विषयों के लिए सामान्य हैं। इसमें पहला है सिद्धांत और दर्शन शास्त्र, जिसके अंतर्गत भौगोलिक चिंतन से संबंधित विषय आते हैं, और दूसरा है विधि तंत्र और तकनीक। इसमें सामान्य एवं कंप्यूटर आधारित मानचित्रीकरण, परिमाणात्मक तकनीक और सांख्यिकी तकनीक, क्षेत्र सर्वेक्षण विधियाँ, भू सूचना विज्ञान तकनीक जिसके अंतर्गत GIS, GPS, दूर संवेदन तकनीक इत्यादि आते हैं। ये सभी भूगोल की अलग अलग शाखाएं हैं जो विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर बनाई गई हैं। अब हम पढ़ेंगे भूगोल की शाखाओं का प्रादेशिक उपागम के आधार पर वर्णन। इसमें सबसे पहले है प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन, जिसमें स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन, यानी कि ये शाखा किसी भी प्रदेश का 3 अलग अलग विधियों से अध्ययन करती है। फिर है प्रादेशिक विकास का अध्ययन करना, प्रादेशिक विश्लेषण, किसी एक प्रदेश एक क्षेत्र का आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करना, और अगला है प्रादेशिक योजनाएं बनाना, जिसके अंतर्गत देश की ग्रामीण योजनाएं बनाना,
या शहरी योजनाएं बनाना, ये सब प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत आते हैं। उपयुक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी के ढांचे में बनाया और पढ़ाया जाता है जो अब तक हमने ऊपर ये शाखाएं पढ़ी हैं, परंतु यह रूपरेखाएं स्थिर नहीं हैं, क्योंकि किसी भी विषय की यह बाध्यता है कि वह नई सोच, नई समस्या, नए विधि तंत्र एवं नई तकनीक के साथ आगे बढ़ता रहे। जैसे जो पहले हस्त निर्मित मानचित्रण तकनीक थी, अब कंप्यूटर द्वारा निर्मित मानचित्रण में वो परिवर्तित हो गई है। तो इस प्रकार से पुराने समय की अगर भूगोल को आप देखें और आज के समय की भूगोल को आप देखें तो उसमें तकनीकों का जो परिवर्तन वो समय के साथ होता रहा है। तकनीकी ने विद्वानों को वृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान कर दी है। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है, इस प्रकार विश्लेषण क्षमता में अपार वृद्धि हुई है। भौगोलिक सूचना तंत्र ने विज्ञान के नए परिदृश्य को खोला है। वैश्विक स्थिति तंत्र बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया है। तकनीकी ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ संश्लेषण करने की क्षमता को भी बढ़ा दिया है। अब हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल एवं उसका महत्व, क्योंकि हमारा जो ये विषय है और जो 11वीं क्लास में जो आप विषय आगे पढ़ेंगे वो आपकी बुक भौतिक भूगोल से ही संबंधित है। भौतिक भूगोल में आप भूमंडल, जिसके अंतर्गत अलग अलग भू आकृतियाँ, प्रवाह, उच्चावच, वायुमंडल की बनावट, संरचना, उसके अलग अलग तत्व, मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, पवने, वर्षा, जलवायु के अलग अलग प्रकार, जलमंडल जिसमें समुद्र, सागर, झीलें और अलग अलग जल परिमंडल से संबंधित तत्व, जैवमंडल जिसमें जीव के स्वरूप, मानव तथा वृद्ध जीव एवं उनके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक संतुलन, इन सब का हम भौतिक भूगोल में आगे अध्ययन करेंगे। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण होता है। जो भी हमने ऊपरी तत्व पढ़े हैं ये किसी न किसी रूप में मानव को प्रभावित करते हैं। भू आकृतियां आधार प्रस्तुत करती हैं जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती हैं। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भौतिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। अतः सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन था कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। आशा है आपको इस विषय के बारे में शुरुआती संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी और आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, ये हमारे जीवन में किस लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसके कुछ प्रमुख क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। भूगोल का क्या अर्थ है? भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में किस तरह से माना जाता है? भूगोल एक समाकलन एकीकृत विषय क्यों कहा जाता है? भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञानों के बीच किस प्रकार का संबंध है? भूगोल का सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार का संबंध है? भूगोल के अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं? विषय वस्तु और क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। द्वैतवाद किसे कहा जाता है?
भूगोल की अलग अलग शाखाएं कौन कौन सी हैं, जिनको हमने दोनों अलग अलग उपागमों के आधार पर वर्गीकृत किया है। भौतिक भूगोल क्या है और इसका क्या महत्व है, और लास्ट में वही बिग क्वेश्चन कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। इन सभी क्वेश्चन के जो जवाब हैं आप अपनी कॉपी के अंदर इस वीडियो को देख के लिखें। अगर आपने इस चैप्टर की ऑनलाइन क्विज में पार्टिसिपेट करना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको चैप्टर की ऑनलाइन क्विज का लिंक मिलेगा। आप इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने वीडियो को देखा, धन्यवाद।